साथियों, बामसेफ का 38वां राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है। दुनिया के सबसे मंच पर मैं पहली बार हिंदी में बात रखना जा रहा हूँ। अगर कोई गलती होती है तो माफ़ कीजिए। साथियों, जैसे जैसे बामसेफ का कारवां भारत के अंदर बढ़ता चला गया तो ब्राह्मणों को समझ में आ गया कि अभी बहुजन समाज के लोग गुमराह होने वाले नहीं हैं। जिनको हम गुलाम बनाना चाहते थे वो बामसेफ के माध्यम से वो लोग आज़ाद हो रहे हैं और ब्राह्मणों की जो भी षड्यंत्र है, चाल है, उनको समझ में आ रही है। जब ये एहसास ब्राह्मणों को हुआ तभी उन्होंने सोचा कि इनको अभी गुलाम करना हमारे हाथ में नहीं है, तो उन्होंने गुलाम करने का दूसरा तरीका ढूंढ लिया। वो तरीका है ईवीएम। ब्राह्मणों ने ये तरीका इसलिए ढूंढा कि ब्राह्मणों को ऐसा लगा पूरे भारत के अंदर हमारी 3.5% लोग हैं और 3.5% लोग होने की वजह से अगर 100% ब्राह्मण भी वोट करते हैं तो हमारे पास ग्राम पंचायत का सदस्य चुनकर नहीं आएगा। अगर ब्राह्मणों का ग्राम पंचायत का सदस्य चुनकर नहीं आएगा तो सरपंच बिल्कुल नहीं होगा। तो ब्राह्मणों को यह डर लगा अगर हमारा ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं होगा तो सरपंच नहीं होगा। अगर हमारा सरपंच नहीं हो सकता तो भारत के इतने बड़े पंचायत पर हम राज कैसे करेंगे। तो ये षड्यंत्र के तहत से उन्होंने ईवीएम लाया। ये जो ईवीएम है ये कांग्रेस और बीजेपी की नाजायज औलाद है, ये उनकी देन है। ये जो देन है, इस देन को, ये जो ईवीएम है, इसको प्रथमतः भारत के अंदर इंदिरा गांधी ने लाया और इंदिरा गांधी ने भारत के लोकतंत्र को खत्म करने का काम, प्रथमतः इंदिरा गांधी ने ये काम किया, ये दुष्ट काम किया। बहुत सारे लोग उनको कहते हैं कि वो बहुत बड़ी लीडर थी, लेकिन मैं ये मानता हूं कि उन्होंने देश के अंदर जो लोकतंत्र था वो लोकतंत्र को खत्म करने का काम उन्होंने किया। साथियों, वो ऐसा काम क्यों किया? क्योंकि उनको डर लग रहा था। कांशीराम साहब ने जब नारा दिया था जिनकी जितनी संख्या भारी उनकी उतनी हिस्सेदारी, तो उनको ऐसा लगा कि अभी हमारे पास 3.5% वोट होने के कारण अभी हम ब्राह्मण लोग भारत के पंचायत पर राज नहीं कर पाओगे। इसलिए उनको ऐसा लगा कि हम अगर भारत के अंदर निष्पक्ष चुनाव अगर लड़ते हैं तो हमारा सत्ता के ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं होगा। इसके लिए उन्होंने ये षड्यंत्र खेला। उसके पीछे दूसरा एक उनका डाव था कि बहुजन समाज के अंदर सच्चे नुमाइंदे चुनकर नहीं जाना चाहिए। ये उसके पीछे उनकी रणनीति थी। ये उसके रणनीति में कांग्रेस, बीजेपी और आरएसएस ने ये रणनीति, ये षड्यंत्र, ये धोखा किया। साथियों, जब से ईवीएम भारत में आया है तब से बहुजन समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार बढ़ रहा है। एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों पर लगातार जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, हमारे महिला पर अन्याय अत्याचार हो रहा है, वो केवल ईवीएम की वजह से हो रहा है। क्यों? ईवीएम के माध्यम से जो लोग चुन के जाते हैं वो पावरफुल लोग नहीं होते हैं, वो तो ब्राह्मणों ने रखे हुए लोग होते हैं। ब्राह्मणों ने जिसको नॉमिनेट किया है वही लोग उसके माध्यम से चुन के जाते हैं। इसलिए साथियों, इस षड्यंत्र को अगर हम देखते हैं तो ये षड्यंत्र में केवल कांग्रेस, बीजेपी शामिल नहीं है, इसमें मीडिया भी शामिल है, इसमें कम्युनिस्ट पार्टी शामिल है, इसमें आरएसएस शामिल है और हमको अभी ऐसा लग रहा है इसमें न्यायपालिका भी शामिल है। क्योंकि न्यायपालिका के अंदर ज्यादातर ब्राह्मण लोग बैठे हैं और ज्यादातर ब्राह्मण लोग बैठने के वजह से वो लोग हम पर न्याय नहीं कर रहे, वो बार बार हम पर अन्याय कर रहे हैं। इसलिए साथियों, ये ईवीएम का जो मामला है वो बंद होने की बजाय देश में ईवीएम पर बार बार चुनाव लड़ा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट खुद ही कह रहा है, 8 अक्टूबर 2013 को खुद ही सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ईवीएम से निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। अगर
सुप्रीम कोर्ट ऐसा कह रहा है निष्पक्ष चुनाव ईवीएम से नहीं हो सकता, तो सुप्रीम कोर्ट इस ईवीएम को रोक क्यों नहीं लगाना चाह रहा है? क्या सुप्रीम कोर्ट इसमें शामिल है? अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें शामिल नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में अंदर जो बैठे, जो लोग खुद को ईमानदार कहते हैं, जो खुद को राष्ट्रवादी कहते हैं, जो खुद को देश प्रेमी कहते हैं, वो जज को भी मैं कहना चाहता हूं, अगर तुम सच्चे लोग हैं, राष्ट्रवादी लोग हैं, तुम देश को अगर लोकतंत्र पर अगर तुम्हारा भरोसा है, तो ये देशद्रोही जो ईवीएम है इसको क्यों नहीं हटाना चाहते हो? साथियों, बहुजन समाज के अंदर जितने पक्ष हैं साथियों, वो भी इस पर बात नहीं करते समय नहीं दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों को इसकी जानकारी भी नहीं है। बहुजन समाज के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो पार्टियां चलाते हैं, खुद को राष्ट्रीय लीडर कहते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं, लेकिन उनको यह भी पता नहीं है कि ईवीएम के अंदर इतने बड़े घोटाले होते हैं, ईवीएम का षड्यंत्र उनको पता नहीं है। ऐसे भी कुछ राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे पास है। कुछ लोगों को पता होने के बावजूद भी महाराष्ट्र के अंदर का अगर देखा जाए, लोगों को मालूम होने के बावजूद भी वो लोग चुप है। अगर क्यों चुप है? या तो वो लोग बार्गेनिंग कर रहे हैं, या तो वो लोग बीजेपी के षड्यंत्र में शामिल है, या तो बीजेपी को साथ दे रहे हैं। यह मामला प्रकाश आंबेडकर साहब ने भी उठाया था, लेकिन बाद में चुप हो गए। यह मामला मायावती ने भी उठाया था, लेकिन मायावती भी चुप हो गई। यह मामला नाना पटोले ने भी उठाया था, नाना पटोले भी चुप हो गया। आपको पता होगा महाराष्ट्र के अंदर नाना पटोले साहब को स्पीकर बनाया था, ये शरद पवार ने भी मुद्दा उठाया था। नाना पटोले को तो स्पीकर बनाया था। जैसे नाना पटोले ने कहा आगे आने वाला चुनाव ईवीएम मशीन पर नहीं होगा, झट से कांग्रेस के लोगों ने उनको स्पीकर पद से हटा दिया, क्योंकि उनको डर लगा नाना पटोले अगर स्पीकर रहता है तो उन्होंने जो कानून पास करेगा उस पर अमल करना होगा। नाना पटोले वो जो कानून पास करेगा वो नहीं करना चाहिए, इसलिए कांग्रेस ने षड्यंत्र करके उसको बाजू कर दिया। नाना पटोले आज तक नहीं बोल रहा है। क्यों नाना पटोले की आज बोलती बंद हो रही है? प्रकाश आंबेडकर जी क्यों चुप है? मायावती क्यों चुप है? मुझे ऐसा लगता है या तो मायावती का सीबीआई का डर है, या तो उनको ईडी का डर है। अगर नहीं डर है तो मायावती ने कहा था कि उन्होंने एक डेट दिया था, हर महीने में हर डेट में हम आंदोलन करेंगे, तो उसका क्या हो गया? साथियों, दुनिया के अंदर अगर कोई बात कर रहा है इस पर, तो बहुजन मुक्ति पार्टी और बामसेफ के लोग लगातार बात कर रहे हैं, लगातार इसके विरोध में बात कर रहे हैं। और बामसेफ के अंदर वामन मेश्राम यही एक शेर है, ये भारत के अंदर एक ही ऐसा शेर है, वो खुलेआम इसको ललकार रहे हैं, खुलेआम इसको अगली इलेक्शन कमीशन को भी चैलेंज कर रहे हैं। मुझे इसमें डाउट है इलेक्शन कमीशन इसमें शामिल है। इलेक्शन कमीशन कांग्रेस, बीजेपी और कम्युनिस्टों को बार बार जितवा रहा है। महाराष्ट्र का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं इलेक्शन कमीशन को भी कहता हूं, महाराष्ट्र के अंदर अभी यूपी में इलेक्शन चल रहा है, अगर महाराष्ट्र के अंदर आने वाले इलेक्शन में ऐसी अगर गड़बड़ी होती है, हम इलेक्शन कमीशन को भी नहीं छोड़ेंगे और ईवीएम को भी नहीं छोड़ेंगे। उसके लिए हमको जेल में जाना पड़ा तो भी हमारी तैयारी है, उसके लिए हमको जेल में जाना पड़ा उसकी हमने तैयारी कर रखी है, क्योंकि भारत का लोकतंत्र बचाने के लिए, भारत का संविधान बचाने के लिए हमारी प्राण की आहुति अगर देनी पड़ी तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। आने वाले समय में किसी भी तरह से ये जो ईवीएम का षड्यंत्र है, कांग्रेस, बीजेपी, आरएसएस और कम्युनिस्ट के लोग हैं, मीडिया वाले में जो बैठे हुए लोग हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में बैठे जो सवर्ण ब्राह्मण लोग हैं, उनको हम चैलेंज करते हैं, अगर तुम ऐसे ही चुनाव लड़ोगे तो एक दिन ऐसे आएगा कि भारत के अंदर जन आक्रोश पैदा होगा,
अगर जन आक्रोश पैदा हो गया तो ये भारत के ब्राह्मणों, वैसे भी तुम भारत के नहीं है, तुम यूरेशिया से आए हुए लोग हैं, तो तुमको भागने के लिए रास्ता कम पड़ेगा, क्योंकि भारत ये हमारी भूमि है, भारत ये सम्राट अशोक की भूमि है, भारत ये बुद्धा की भूमि है, भारत ये फुले शाहू अंबेडकर, छत्रपति शिवराय, बिरसा मुंडा की भूमि है, पेरियार की भूमि है। तो मैं इस विषय पर इतना ही कहता हूं कि आने वाले समय में अगर ऐसा ही षड्यंत्र ये लोग अगर करते हैं तो आने वाले समय में बहुजन मुक्ति पार्टी चुप बैठने वाली नहीं है। इस पर हम डट के खड़े रहेंगे और पूरे भारत के अंदर हम बहुजन मुक्ति पार्टी के तरफ से ये आंदोलन का कारवां लगातार हमारा चल रहा है। लगातार हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोग जागरूक हो चुके हैं। हमारे वजह से, बामसेफ के वजह से बहुत सारी पार्टियां बोल रही है, उनको पता भी नहीं था। बहुत सारे लोग पहले हमको हंसते थे, अभी वो लोग बोल रहे नहीं, तुम लोग जो बोल रहे वही सच है। साथियों, आज जो बहुजन मुक्ति पार्टी बोलती है, बामसेफ के लोग जो बोलते हैं, वामन मेश्राम साहब जो बोलते हैं, वही सभी को बोलना पड़ रहा है। क्यों? इसके पीछे ईवीएम की वजह से हम पर अन्य अत्याचार हो रहा है और हमारा अन्य अत्याचार लगातार बढ़ोतरी हो रही है, बढ़ता जा रहा है। इसके लिए ये ईवीएम तुरंत बंद होनी चाहिए। अगर हमारी सरकार दिल्ली में आती है, अभी विलास कराज साहब ने बताया, 2024 में किसी भी हालत में, 2022 में यूपी में हम सरकार बना के रहेंगे, 2022 में यूपी के अंदर हम सरकार बना के रहेंगे और 2024 में किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में हम संसद के अंदर प्रवेश करेंगे, संसद के अंदर हम घुसेंगे, संसद के अंदर हमारे एमपी होंगे। जैसे हमारी सत्ता आती है, 48 घंटे के अंदर ये ईवीएम नाम का खिलौना उठा के हम फेंक देंगे। इतना ही कहता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद, आभार। जय भीम, जय मूल निवास।